झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में 8वें दिन जो है सो ग्रामीण विकास विभाग पर चर्चाएं की जा रही है। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग को इस बार बजट में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया और इस राशि से किस तरह से ग्रामीणों का विकास होगा उस पर आज विधानसभा के अंदर जो है सो चर्चा की जा रही। खास बात यह है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो, झारखंड की तरक्की की राह पर चले। ऐसे में इस बजट का राशि को जिस तरह से खर्चा करना है और जो ग्रामीण सड़क है, ग्रामीणों के लिए बिजली, पानी जैसी सुविधाओं का आवंटन कराना, किस तरह से सिंचाई की योजना पहुंचेगी ग्रामीणों तक, इन सारे चीज़ों को लेकर जो है सो आज माननीय लोग जो है सो मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं और मंत्री जो है सो जवाब देंगी। मौके पर क्या कुछ पक्ष के लोगों ने क्या कुछ कहा और विपक्ष के लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पे निकाय चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी ने भी कई ऐसे हम लोगों के जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दिया था। जहाँ जहाँ आदेश हुआ हम लोग प्रचार में भी गए और सबको शुभकामना देते हैं। काउंटिंग शुरू है और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत करके आए, इसके लिए हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। हर परीक्षा के बाद परीक्षा फल का इंतज़ार छात्र से लेकर अभिभावक से लेकर शिक्षक सभी करते हैं। राजनीतिक चुनाव है, जो प्रत्याशी हैं वो, उनके समर्थक, उनके परिजन भी इंतज़ार करेंगे, राजनीतिक दल भी इंतज़ार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 12 बजे के आसपास स्पष्ट रुझान आने लगेंगे। एयर एम्बुलेंस को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रही है कि सरकार जिस योजना का प्रचार इतना कर रही थी उसके नीचे इतना बड़ा घोटाला चल रहा था, सैकड़ों करोड़ों का घोटाला हुआ था। भारतीय जनता पार्टी दिशाहीन हो गई है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में 12 लोगों को इसका लाभ मिला। सत्यता क्या है मुझको नहीं मालूम, मैं उनके बयान को कोट कर रहा हूँ। समाचार पत्र यह कह रहे हैं कि जिस दिन ये दुर्घटना हुई उस दिन वो सुबह में एक पेशेंट को लेकर सब्सिडी योजना के तहत दिल्ली से लौटा था। पत्रकारों के अन्वेषण का विषय है, आप अन्वेषित करें इस बात को कि कितनी सब्सिडी के तहत उड़ानें हुई, कितना पैसा दिया गया। और विपक्ष में जो हमारे विद्वान नेता हैं उनसे भी एक बार पूछ लिया जाता कि उड़ान के संचालन बाकी चीज़ों के लिए एक संस्था बनी हुई है जिसको DGCA बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA किसके अधीन काम करती है? राज्य सरकार के अधीन काम करती है, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है या एक स्वायत्त संस्था है? तो वायुयानों के उड़ान के परिचालन की अनुमति प्रदान करने का काम DGCA के पास है। DGCA के प्रमाणन के सर्टिफिकेट के उपरांत ही राज्य सरकार ने उसको एम्बुलेंस की सेवा के लिए रजिस्टर किया है। यदि उसमें विचलन और त्रुटियां हैं तो मेरे समझ से इसके लिए संबंधित विभाग, संबंधित एजेंसी, संबंधित संस्थाएं जवाब दें। लेकिन सर होता कि है ना कि जब आपके सहयोगी डॉक्टर फारम सारी कहते हैं कि गलत कंपनी का चयन हुआ था, कंपनी अच्छी नहीं थी, तब सवाल उठता है ना सर कि आप नहीं, ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। कंपनियों का चयन चेहरा देखकर नहीं होता है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कंपनियों का चयन कोई चेहरा देखकर नहीं होता है। उनके द्वारा जो उपलब्ध दस्तावेज होते हैं उन दस्तावेजों के अध्ययन के बाद कंपनियों का चयन होता है। हमारे सहयोगी माननीय मंत्री ने अगर कहा है तो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं और मेरा यह मानना है कि यह चयन पूरी तरीके से पारदर्शी हुआ था और इसका उद्देश्य झारखंड के उन लोगों को लाभ पहुंचाना था जो पूरे मूल्य पर एयर एम्बुलेंस की सेवा नहीं ले सकते थे। राज्य सरकार ने इसलिए इसको सब्सिडाइज किया था। सर, DGCA कंपनी को बैन कर दिया, तो अब यहाँ के लोगों को कैसे ये सुविधा का लाभ मिलेगा, सब्सिडी कैसे मिलेगा? निश्चित रूप से राज्य सरकार इस मामले में पहल करेगी और बैन होने के बाद शेष अवधि के लिए कोई निविदा प्रकाशित होगी, कोई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया जाएगा और देश की जो बेहतर सेवा प्रदाता कंपनियां हैं उन कंपनियों को बुलाकर इस सेवा को चालू रखने का प्रयास किया जाएगा। ये समर्थित उम्मीदवार तो जो कोई भी पार्टी का लड़े,
चाहे वो बीजेपी से लड़ा हो, चाहे वो आपका आजसू से लड़ा हो, चाहे वो जेडीयू से लड़ा हो, तमाम साथी जीते या हारे सबको इंडिया गठबंधन में आएगा। क्या कि बीजेपी के पास में कोई विजन ही नहीं है। वो सारे लोग तो इसीलिए हमारे ही समर्थित सारे लोग हैं, सारे लोग हमारे साथ में जुटे हैं। समर्थित लड़े हैं वो बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जो आपके समर्थित लड़े हैं वो उधर जाएंगे। नहीं, हमारे समर्थित तो है ये हैं जो हैं, वो हमारे वो सरकार के साथ आएंगे। मेरा वो कहना है कि सरकार के साथ आएंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ आएंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। सरकार कैसे लेती है? देखिए, सरकार डीजीपी हो गया, चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति जो होती है बहुत सारी प्रक्रियाओं के से गुजर करके होती है। उनका सीनियरिटी से लेकर के उनका कार्यकाल, ये तमाम चीज़ों को देखा जाता है। माननीय न्यायालय ने अगर कोई गाइडलाइन दिया है तो सरकार उसका अनुपालन करेगी। माननीय न्यायालय का जो मार्गदर्शन है, माननीय न्यायालय का जो मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन का सरकार पालन करेगी। और माननीय न्यायालय को भी सरकार अपने जो है कि संतुष्ट करने का प्रयास करेगी कि भाई किस प्रक्रिया के तहत में, किस बिंदु के तहत में डीजीपी का नियुक्ति हुआ। में भी सुप्रीम कोर्ट का जो देखिए, आप कोई भी शासन में 3 चीज़ों का ये है, खास करके 2 कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अगर कहीं पे लग रहा है माननीय न्यायपालिका को, तो हम उनको संतुष्ट करेंगे। और क्या चीज़ को किस परिस्थिति में उन्होंने टिप्पणी की है, उस टिप्पणी का सम्मान करते हुए माननीय न्यायालय को हम लोग जो भी हम लोगों ने नियुक्ति किया है उसे संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। व्यवस्था है पूरा तरह से फेल है, चाहे वो हाथी का हो या मनुष्य का हो, या लगातार घटना दुर्घटना बढ़ रहा है। और आप लोग अभी देख रहे हैं कि हाथी लोग जो जंगल में रहने के लिए पहले भी सरकार को बोले, लेकिन सरकार अभी तक, जो हम मुख्यमंत्री जी भी बात को रखे हैं कि हम समझते हैं कि अवैध खनन होने के कारण वहाँ पे हाथी लोग जंगल में ना रहकर टोन में, आप देखिए यहाँ पे रांची में पहुँच गया है, तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पैमाने पे अवैध खनन हो रहा है। आप जंगल में जाइए तो जंगल पूरा कट रहा है, बिना एनओसी का खदान चल रहा है। तो आप लोग पूरा सरकार फेल्योर है। और ख़ास करके हेमंत सोरेन के तमाम मंत्री लोग पूरा पूर्व में भी बोले हैं कि सरकार अपना घमंड में चूर है। और अभी नगर परिषद का चुनाव के मैं बताना चाहूँगा, मैं अपने विधानसभा से बहुत सा लोग चुनाव होने के बाद लोग बोला कि आंसू पार्टी ख़त्म हो चुका है, सुदेश महतो जीरो में आ चुका है। लेकिन अभी रिजल्ट मेरा ही तरफ से खुला है। मेरा यहाँ 12 वार्ड है, 12 वार्ड में 9 वार्ड हम चुनाव जीत चुके हैं और अभी 3 वार्ड का गिनती चल रहा है। और रामगढ़ में अध्यक्ष का भी चुनाव जीतेंगे और उपाध्यक्ष का भी आंसू पार्टी का दोनों रहेगा। मैं पुनः होली का आज लास्ट दिन है, आज हम लोग का सत्र होली के लेके, मैं होली का आप लोग को भी बधाई देते हैं, पूरे राज्यवासियों को और देशवासियों को होली का बधाई देते हैं। और हमारा स्टेट जो है वो देश का औसत विकास है, झारखंड कैसे वहाँ खड़ा होगा, इस पर जो है इस बजट में कहीं कोई प्रावधान नहीं किया। और अगर विस्तार से आप कृषि को लीजिए, ग्रामीण को लीजिए, 24-25 में जो है खर्च किए गए हैं, उसका आमद और खर्च का कोई ब्यौरा नहीं है। आप कृषि के क्षेत्र में चले जाइए, कृषि विभाग में, तो वहाँ की जो योजना ली जाती है, आप देखे होंगे पिछले बार जो है 24-25 में पेपर में आया था कि 60% जो है इस विभाग में खर्च किए गए। तो आप जो है आप एक और कहते हैं कि 60% जो है इसमें खर्च किए गए हैं, और दूसरी तरफ जो है 3 महीना में पूरा खर्च जो है किस आधार पर आप करते हैं। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस पर बड़े पैमाने पर पदाधिकारी जो है कहीं भी एक तरह से गुमराह करते हैं। और जो अभी बजट जो आया है, अभी बजट जो है पूरे
ये दिशाविहीन है और इससे इस राज्य को दूर दूर तक जो है यहाँ के जो खास करके मध्यम क्लास के लोग हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इनके लिए इस बजट में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। हिस्सा साइट पे हुई थी, स्पॉट पे जहाँ पे चुनाव हुआ था वहाँ पे मान लीजिए झड़प हुई थी, मैंने भी कहा झड़प हुई थी, वहाँ स्पॉट पे झड़प हुई थी दोनों के बीच, पुलिस प्रशासन और रमाशंकर जी की जो भी चीज़ें थी, ठीक है, ये जांच का विषय है। वहाँ वीडियो फुटेज है, ड्रोन लगा हुआ है चुनाव आयोग का, कैमरा लगा हुआ है, उसका जांच करा लीजिए कि रमाशंकर जी ने किसको मारा है, रमाशंकर जी मार खाए हैं कि मारे हैं, ये जांच का विषय है पहला। दूसरा, जब अरेस्ट कर लिया गया उस दिन शाम को ही जैसे मुझे पता चला, मैंने तुरंत एसडीपीओ साहब से बात करके पता किया, क्योंकि उनको चोट लगी थी नाक पर, तो बोले नहीं अभी हम ठीक है, इलाज करवा लिए घर जा रहे हैं, ये बात हो गई। दूसरे दिन जब ये थाने सियालजोरी थाना, चास थाना, मुफस्सिल थाना घुमा करके इसको मारा गया, ये कहाँ से न्याय उचित है? मेरा सवाल तो यहाँ है। और अब आप लोग झूठ पे पर्दा डाल रहे हैं, तो ठीक है, वो जो कह रहे हैं, मैं आप सभी से, जितना यहाँ कैमरा आप लोग लगाए, माइक, अगर थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है चास, 2 घंटे का रास्ता है, 1.5-2 घंटे का, चास जेल में जा करके आप लोग इन एसपी साहब को ले लीजिएगा, ले करके उनके सामने उसका फोटो वीडियो बनवाइए रमाशंकर जी का, और एक मेडिकल जांच भी करवा लीजिए कि अभी उनको कौन कौन सा एंटीबायोटिक और हाई डोज दिया जा रहा है रिकवर करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। थाने में मारने की इतने खराब, जिस तरह से बैलेट पर वोट कराई और जिस तरह का जानकारी प्राप्त हो रहा है, संभावना ही संभावना है कि कभी भी वहाँ वोटिंग की गिनती के समय गड़बड़ियाँ हो सकती है। हमारे कार्यकर्ता, हम लोग सभी मुस्तैद हैं, किसी भी हाल में गड़बड़ी हम लोग होने नहीं देंगे, और हम लोगों ने बार बार निवेदन किया है कि फेयर आप काउंटिंग कीजिए, जो जनादेश मिला है, जिनको वोट मिला है, उनका परिणाम आने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। सरकार कराना चाह नहीं रही थी, और जो चुनाव कराई भी तो इसमें कई प्रकार की खामियां नजर आई। आपने देखा कि कहीं पर पति पत्नी का जो है सो अलग अलग बूथों में था, ये उनका ये वोटर पता, मतदान केंद्र, फिर बेटा बेटी का अलग अलग था। तो एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 का मतदान केंद्र अलग अलग जगहों में था। उसके बाद में कितनों को तो बैलेट पेपर नहीं मिल पाया जिसमें कि वो चुनाव कर सके। तो कई प्रकार की खामियां ये सरकार इतने कम, अभी कई उतार चढ़ाव होंगे चुनाव परिणाम में, जो अभी शुरुआती रुझान है, अभी देखते देखते आगे जाइए, हम लोग के अनुरूप वो रिजल्ट आएगा। डीजीपी को लेके फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध नियुक्ति है, देखिए प्रक्रिया शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट की अपना अधिकार क्षेत्र है, उस पर जो टिप्पणी किया है पूरा सरकार उस पर मंथन करेगी।